जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा और सुना था, रागिनी के मम्मी पापा की मौत हो जाती है तो उसके मामा मामी उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। फिर एक दिन सीढ़ियों से गिरकर मामी की मौत हो जाती है। उसके बाद रागिनी की शादी राघव से हो जाती है और कुछ दिनों के बाद राघव की भी मौत हो जाती है। जिस ट्रेन से मामा और उसके ससुर जी राघव की अस्थियों का विसर्जन करने गए थे, उस ट्रेन में दुर्घटना हो जाती है और उसके मामा और ससुर जी दोनों मारे जाते हैं। अब इस दुनिया में रागिनी का कोई नहीं बचा था, इसीलिए उसने भी आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उसको राहुल और उसके दोस्तों ने बचा लिया। राहुल ने उसे अपनी माँ समझ लिया। राहुल के बाबा नारायण रागिनी को अपने साथ घर ले आते हैं। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। पराए घर में कौन सा काम कब होता है, इसका रागिनी को पता नहीं था, इसीलिए वो खुद काम शुरू नहीं कर सकती थी। वो जाग कर भी लेटी रही। जैसे उसने करवट लेनी चाहिए, उसने देखा कि राहुल ने उसके पल्लू को अपने हाथों में बांध रखा था। बच्चे का अपने प्रति प्यार देखकर उसका मन ममता से भर उठा और उसने उसके माथे को चूम लिया। फिर राहुल का माथा सहलाने लगी। नींद में बड़बड़ाते हुए कह रहा था, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना माँ, मेरे पास ही रहना। रागिनी ने राहुल को प्यार से गले लगा लिया और बोली, बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शंकर काका जानवरों को बाहर बांधकर नहा धोकर मंदिर चले गए। उधर नारायण जी ने सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नाश्ते में हलवा बना दिया। इतने में शंकर काका मंदिर से लौट आए। शंकर काका से नारायण ने पूछा, आज मंदिर में बहुत देर लगा दी काका? तो शंकर काका कहने लगे, हाँ मालिक, आज पंडित जी चौपाइयाँ सुनाने लगे तो मन किया कि पूरा सुनकर ही जाऊं, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। मालिक ने हलवा बना दिया, आज तो नाश्ते का मज़ा ही आ जाएगा। शंकर काका की आवाज़ सुनकर रागिनी बाहर आ गई। रागिनी रसोई में जाकर नारायण जी से बोली, आप मुझे बता देते, मैं बना देती। चलिए आप स्नान कर लीजिए, नाश्ता तैयार है। मैंने चने की दाल भिगो रखी थी। राहुल को पराठे अच्छे लगते हैं तो वो बनाऊंगी। इतने में माधुरी काकी आ जाती हैं, आप रहने दीजिए, दाल मैं पीस देती हूँ और साथ में कैथ की चटनी भी। आज तो नाश्ते में आनंद आ जाएगा। सब गर्मा गर्म पराठों का आनंद उठा रहे थे। सबको खिलाने के बाद रागिनी ने अपने लिए थाली परोसी। इतने में खाना बनाने वाली महाराजिन रति काकी आ गई और रागिनी को देखकर कहने लगी, तू कौन है और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर हाजिरी में मेरा काम छीनने की? तो मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस गई। तूने क्या समझा सीधे साधे मालिक को बेवकूफ़ बना लेगी? तू मुझे जानती नहीं है, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी। मेरा काम छीनेगी, मेरे पेट पर लात मारेगी। करमजली जहाँ से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रागिनी ने इतना सुना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने इतना सुना और गुस्से में बोल पड़ा, दादी ये मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी। मेरी दाल में घी नहीं डालती थी। शंकर काका और माधुरी बोले कि तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो ये जो तुम्हारी काली जुबान है ना और काला दिल है, तुम्हारे विनाश का यही कारण है। तभी रति गुस्से में बोली, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, पति मर गया तो देवर से विवाह रचा लिया, तुझे तो कोई है ही नहीं कहने सुनने वाला। काकी जो जैसे खुश रहता है उसे रहने दो, क्यों परेशान रहती हो? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पेट पर लात मारे, कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ ना कहूँ। रति गुस्से से चीख पड़ी। तभी शंकर काका फिर बोले, इस बिटिया ने ना तो कोई तेरा काम छीना है, ये इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी। ये मासूम इसे अपनी माँ समझ बैठा है। तो वो कहने लगी, किसी भी अनजान को ठाकुर साहब अपने घर में बीबी बना कर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं है। और वो रागिनी पर इल्ज़ाम लगाने लगी। नारायण बोले, अब तक तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। रति काकी बोली, हाँ हाँ, धौंस किसको दिखा रहे हो प्रधान जी? सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी। पता नहीं किस औरत को तुमने अपने घर में रखा है। तभी राहुल बोल पड़ा, वो मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो दादी। तो वो कहने लगी, बड़ा बन रहा है माँ वाला,
न जाने किसको उठाकर लाया है। अभी गांव वालों को बताती हूँ। और इतना कहकर रति काकी वहाँ से चली गई। रागिनी की आंखों में आंसू थे। वो वहाँ से उठकर अंदर चली गई। माधुरी बोली, रति काकी की बातों से बेचारी का दिल दुख गया। बेचारी ने खाना भी नहीं खाया। आप राहुल के हाथ खाना अंदर भेज दीजिए। इसके कहने से बिटिया खाना खा लेगी। राहुल बोला, माँ खाना खा लो, बेटा भूख नहीं है। तो राहुल बोला, मुझे पता है तुम्हें भूख तो है, लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। रति दादी की बात बुरी लगी है, पता है ना, वो बहुत बुरी हैं। वो तो सबको ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हैं। मेरे हाथों से खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, रागिनी फिर से कहा। लेकिन राहुल ने रागिनी के मुंह में एक निवाला डाल दिया और बोला, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। रागिनी ने नाश्ता खाना शुरू कर दिया। नारायण दरवाजे के पीछे से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, इसकी माँ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश ये माँ बेटे एक दूसरे से कभी अलग ना हों, लेकिन ये कैसे हो सकता है। रागिनी को तो कभी ना कभी इस घर से जाना ही पड़ेगा, और ये तो हमारे घर की सदस्य भी नहीं है। पता नहीं कौन है, और अगर कभी कोई इसको ढूंढते हुए आ पहुंचा तो इसको वापस जाना ही पड़ेगा। फिर राहुल का क्या होगा। बेचारा माँ के लिए तरस रहा था, लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। बाद में देखा जाएगा। नारायण बाहर आ गए। रिया राहुल को आवाज़ देते हुए बोली, देखो मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। राहुल भी रिया की आवाज़ सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई रिया। राहुल बोला। रिया बोली, हाँ, मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। रिया ने पूछा, क्या हुआ राहुल, ऐसा क्या दिखाना चाहते हो। रिया राहुल के पड़ोस की छोटी सी बच्ची थी। तो राहुल बोला, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। और राहुल ठीक रागिनी के पास ले जाकर बोला, रिया आंखें खोलो। रिया ने जैसे ही आंखें खोली, रागिनी को सामने देखकर हैरानी से बोली, ये कौन है राहुल। राहुल बोला, ये मेरी माँ है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो रिया बोली, अच्छा ये तेरी माँ है, सच में तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। मैं अपनी माँ को बताकर आती हूँ कि राहुल की माँ वापस आ गई है भगवान के घर से। और इतना कहकर रिया वापस अपने घर चली गई। तभी नारायण सिंह बोले, बेटा रिया से क्यों कहा कि ये तुम्हारी माँ है, वो अपनी माँ से बता देगी। और उसकी माँ के साथ रति काकी का उठना बैठना है, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे तेरी माँ के बारे में। सच में मेरी माँ मेरी ही रहेगी, लेकिन काकी गुस्सा होकर गई हैं। रिया अपनी माँ सोनिया को घर जाकर बताती है कि राहुल की माँ वापस आ गई हैं। सोनिया नारायण जी के घर आती है। राहुल बोलता है, सोनिया चाची देखो देखो, मेरी माँ आ गई हैं, नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली थी, उनका इलाज करवाया है और फिर बाबा अपने घर ले आए। सोनिया रागिनी को देखकर बोली, अच्छा हुआ बहन तुम आ गई। राहुल बेचारा कब से माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। रागिनी ने सारी आप बीती सोनिया को सुना दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य मुझे राहुल से मिला देगा। बरसों से ममता के लिए तरस रहा है, अगर मैं उसको ये ममता दे सकूं तो इसमें क्या बुराई है। इतने कम समय में ही इससे इतना लगाव हो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा सगा बेटा है। तो सोनिया कहने लगी, अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूँ, राहुल को माँ मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूँ और बाद में फुर्सत से बात करती हूँ। अभी माँ के घर से आई हूँ तो काम बहुत पड़ा हुआ है। और वो चली गई। बाहर से लोगों के शोर की आवाज़ आ रही थी। नारायण ने बाहर आकर पूछा, अरे क्या बात है। उसमें से एक ने कहा कि बात आपसे संबंधित है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कैसे कहूँ। आप हमारे गांव के इज्जतदार इंसानों में गिने जाते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी प्रधान जी। ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी उम्मीद नहीं थी आप लोगों को। प्रधान जी, आपके घर में कौन लड़की रह रही है, क्या आपको किसी लड़की को अपने घर में रखना उचित है। और आप जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। हम आपसे कह रहे थे कि आप राहुल के लिए शादी कर लीजिए, लेकिन आप राजी नहीं हुए। आप ऐसा व्यवहार करेंगे, लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना उचित नहीं है। फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं। नारायण जी कहते हैं, आप लोग बैठिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, हम जलपान जब ही ग्रहण करेंगे जब इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नारायण जी ने परेशान होते हुए
हाथ जोड़कर राम राम की और क्षमा मांग कर विदा कर दिया। लेकिन नारायण सिंह बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था रागिनी से जाने के लिए कैसे कहें। अगर कह दें तो राहुल का क्या होगा। संतान का मोह सता रहा था। बहुत कष्टदायक होता है संतान का मोह, और उसका समाधान ढूंढने लगे थे। इस समस्या का समाधान कैसे होगा। दोपहर के खाने के लिए शंकर काका खेतों से लौटे तो उन्होंने चिंतित अवस्था में नारायण को देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? किस सोच में हो? ऐसी कौन सी चिंता सता रही है? इससे पहले तो मैंने आपको कभी इस तरह नहीं देखा। तो नारायण जी कहने लगे, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। ऐसा क्या हुआ मालिक? नारायण जी बोले, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ लोग आए थे और कह रहे थे रागिनी को किस हक से घर में रखा है। शंकर काका नारायण से कहने लगे, दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। आप चिंता मत कीजिए। बस ये बताइए, उन लोगों की बातें कहीं रागिनी बिटिया ने तो नहीं सुनी? शंकर काका ने नारायण से पूछा। तो नारायण कहने लगे, नहीं काका, रागिनी को तो राहुल, राज और रिया नदी किनारे लेकर गए थे। इस विषय में रागिनी को कुछ भी नहीं पता। तो काका कहने लगे, बहुत अच्छा हुआ, जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। रागिनी, राहुल, रिया नदी किनारे से वापस आ गए। सोनिया रिया को आवाज़ देते हुए बोली, रिया आओ घर चलो। रागिनी बोली, बहन खाना तैयार है, आ जाओ, खाना खाकर जाना। सोनिया बोली, नहीं राहुल की माँ, मैं घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई है, खाना फिर कभी। अभी तो मैं रिया को लेने आई हूँ। लेकिन बहन, कल शाम को तुमने बातों बातों में बताया था तुमको दही वाली काली दाल मिर्च बहुत पसंद है और तुम्हें बनाना भी नहीं आता, इसीलिए मैंने आज बनाई थी। तो मुझे अच्छा लगता अगर तुम थोड़ी सी चख लेती। तो सोनिया ने पूछा, और क्या बनाया है तुमने? काली दाल, मिर्च और बाजरे की रोटी के साथ ताज़ा छाछ। सोनिया बोली, इतना सब कुछ तो बनाया है और कह रही हो कुछ खास नहीं। बहन, थोड़ी सी दही वाली मिर्ची दे दो, बाकी फिर किसी दिन फुर्सत में बैठकर तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। सभी ने दोपहर का खाना खाया और अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर में रतिका की सोनिया के घर पहुंच गई और सोनिया से बोलने लगी, देख सोनिया, मेरा काम तो बताने का है, बाकी अपना अच्छा भला बुरा खुद सोच लियो। रतिका की कहने लगी, प्रधान जी की नज़रों में खोट आ गया है। तुमने देखा नहीं, वो ठाकुर साहब की उम्र में है। लड़की कितनी छोटी है, 10 साल का फ़र्क होगा दोनों की उम्र में। तेरी छोटी लड़की है, उसके ऊपर इन बातों का फ़र्क पड़ेगा। हाँ, और वो राहुल कह रहा है कि उसको वो नदी किनारे मिली। क्या कोई ऐसी ही माँ की पदवी दे देता है? ऐसा कहीं होता है भला? समाज कुछ भी नहीं होता। समाज की रजामंदी कुछ भी मायने नहीं रखती। और उस लड़की का क्या है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। ठाकुर साहब की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती है? रागिनी जैसे लोग बहुत मिलते हैं और मतलब पूरा होने पर चलते बनते हैं। काकी, रागिनी तो ऐसी नहीं दिखती। तो काकी कहने लगी, शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं सोनिया, मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा तुम जानो। मैं तो चली अपने घर। तभी रिया राहुल के घर जाने के लिए पूछती है। रिया बोली तो सोनिया गुस्से में बोली, मैंने कहा ना कि राहुल के घर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। और रिया का हाथ पकड़कर सोनिया घर के अंदर ले गई। ये सब देख लिया रागिनी ने। सोनिया दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। रागिनी को सोनिया का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वो मन महसूस कर रह गई। रागिनी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। शाम होने वाली थी, तभी रतिका की गांव के कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ नारायण के घर आ पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, तो प्रधान जी, आपने क्या फैसला लिया है? नारायण जी बोले, राहुल उस लड़की को माँ मानता है और वो भी पूरी तरह ममता लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग बात करते हैं, तभी शंकर काका भी खेतों से आ पहुँचे और लोग पहले से मौजूद थे। शंकर काका बोले, मैं बुलाता हूँ रागिनी बिटिया को। शंकर काका ने आवाज़ दी, रागिनी बिटिया बाहर आना। डरी सहमी सी रागिनी सिर पर पल्लू किए हुए बाहर आई। शंकर काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच में प्यार करती हो? रागिनी ने अपनी गर्दन नीचे करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी रति बोल पड़ी, तो क्या किसी भी औरत को तुम राहुल की माँ बनाकर इस घर में ले आओगे क्या? पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है,
ऐसी बहुत सारी औरतें ऐसे ही घूमती रहती हैं, अपना मतलब पूरा होने पर पता नहीं कब बच्चे और ठाकुर साहब का गला काट कर चलती बनी। अब सब सीमा से बाहर हो गया। नारायण जी बोले, आप सब एक मासूम पर झूठे लांछन लगा रहे हैं। वो मेरे बच्चे की माँ है और मैंने अपने बेटे को इतना खुश कभी नहीं देखा था। अगर आप लोगों को रिश्ते से ही मतलब है तो ठीक है। और इतना कहकर अंदर गए और बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर रागिनी की मांग में भर दिया और बोले, लो हो गई अब मेरी पत्नी, अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। आप यही चाहते थे ना। आप लोग कृपया करके यहाँ से प्रस्थान करें, मैं खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। और इतना कहकर सब लोग वहाँ से चले गए। रागिनी ऐसे ही जड़वत खड़ी रह गई और चक्कर खाकर गिर गई। माधुरी ठंडा पानी लेकर आई और रागिनी के मुंह पर छींटे मारे। रागिनी को होश आया तो वो रोने लगी, लेकिन ये सब जो हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। रागिनी रोए जा रही थी। माधुरी बोली, चुप हो जाओ बिटिया, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। ये समाज है बिटिया, ये लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर ठाकुर साहब ने तुम्हारी मांग नहीं भरते तो ये लोग न जाने कौन कौन से लाछन लगाते तुम पर। शायद यही नियति थी और यही उस ऊपर वाले की मर्जी थी। रागिनी बोली, लेकिन इन सब में मेरा क्या दोष है? मैं तो सिर्फ राहुल की माँ बनकर रहना चाहती थी। रागिनी गुस्से में बोली, मुझे तो जबरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया है। मैं कोई बिकाऊ चीज़ नहीं हूँ, जो चाहे वो मेरा इस्तेमाल कर ले। मैं किसी की पत्नी बन जाऊँगी, मैं किसी की पत्नी बनकर नहीं रहूँगी, अपने घर लौट जाऊँगी। वो गुस्से से नल पर गई और 3-4 बाल्टी पानी अपने सिर के ऊपर से डालकर बोली, माधुरी काकी देखो सिंदूर धुल गया। अब मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ। माना मेरे घर में कोई सदस्य नहीं है, मेरे घर में मैं कम से कम कोई मुझ पर लाछन तो नहीं लगाएगा। माधुरी बोली, उठो बेटा, कपड़े बदल लो, तुम्हारा मन अभी अच्छा नहीं है। थोड़ा शांत दिमाग से सोचना। अभी तुम गुस्से में हो इसीलिए ऐसा कह रही हो, बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। रागिनी कपड़े बदलकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। इतने में राहुल बाहर से दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ रोज की तरह बोल क्यों नहीं रही हो और इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। बेटे की बात सुनकर नारायण जी बोले, बेटा राहुल इधर तो आना। तो वो कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? नारायण जी बोले, बेटा आज तुम मेरे पास रहो, आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे आराम करने दो और खाना मैं बना देता हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं था। आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे परेशान नहीं करूँगा। नारायण जी बोले, तू अभी बाहर शंकर काका के पास खेल, लेकिन माँ के पास मत जाना। तो राहुल नारायण जी की बात सुनकर बाहर चला गया और कहने लगा, ठीक है, मैं बाहर जाकर राज के साथ खेलने लगा। नारायण जी ने खाना बनाकर शंकर काका और राहुल को खाना खिला दिया। राहुल से बोले, जा अपनी माँ को भी खाना खिला दे। राहुल बोला, तो ठीक है बाबा। राहुल रागिनी के पास पहुंचकर बोला, माँ खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, खाना वापस ले जाओ। ठीक है माँ। बाबा माँ को भूख नहीं है, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। नारायण रागिनी के पास पहुँचे और कहने लगे, माफ़ कीजिए, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। वो सब क्रोधवश हुआ, मुझे पता है कि आज आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कृपया करके उसका गुस्सा खाने पर ना उतारिए। क्रोध से रागिनी बोली, ये सब आपने जानबूझकर किया है। आपके मन में ये बात कैसे आई कि मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ? मैं किसी की विधवा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझ पर आकर अपना अधिकार बना ले। मैं अपने पति से अब तक बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और मैं कल ही आपका घर छोड़कर चली जाऊँगी। उस रात ना रागिनी ने खाना खाया ना नारायण जी ने। दोनों की रात असमंजस में कटी। सुबह माधुरी काकी काम पर आ गई। वो रागिनी से कहने लगी, एक बात कहें, अब तुम्हारा इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। वहाँ जाकर भी तुम क्या करोगी? पता है अकेली औरत को ये समाज जीने नहीं देता है। बिटिया, हमने अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारी है ये हम ही जानते हैं। एक विधवा का कोई नहीं होता, और फिर तुम दिल से चाहे मानो या ना मानो, लेकिन समाज के सामने तुम ठाकुर साहब की ब्याहता हो। प्रधान जी स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। जाओगी तो ठीक है, और अगर नहीं जाओगी तो किसी अनाथ बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी।
अच्छा, इतना कहकर माधुरी वहाँ से काम करने चली गई। माधुरी की बातें सुनकर रागिनी सोच में पड़ गई कि क्या फैसला ले। माधुरी काकी तो कुछ भी कहती हैं, चल मैं स्नान करके आती हूँ, फिर नाश्ता भी तो बनाना है। रागिनी ने स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। तुलसी की पूजा और रसोई में जाकर, आप क्या कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। नारायण ने कहा, कल से तो खाना मुझे ही बनाना है, इसीलिए आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि आज तो आप चली जाएंगी। तब रागिनी कहने लगी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अपने राहुल को छोड़कर। आप छोड़िए। नारायण सिंह सब कुछ छोड़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देकर चले गए। आज घर में सबके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान थी। इतने में सोनिया रागिनी के पास आई और बोली, रागिनी बहन देखो, मैं देवी के मंदिर गई थी, वहाँ से तुम्हारे लिए सिंदूर और प्रसाद लाई हूँ। रागिनी बोली, अभी तो मैं कल के सदमे से उबर नहीं पाई हूँ और आज तुम ये सब लेकर आ गई हो। रागिनी ने दुखी होकर सोनिया से कहा। तो सोनिया कहने लगी, लेकिन बहन, ये सब करने से अगर तुम पर लोग उंगली उठाना बंद कर देते हैं तो क्या बुराई है? ये सब करने से समाज का मुंह बंद होता है तो क्या बुरा है? सोनिया कहने लगी। माधुरी काकी भी बोली, बेटा, अगर इन सब चीज़ों को लगाने से लोगों की हम निगाहों से बच सकते हैं तो क्या बुराई है? और सोनिया ने रागिनी की मांग में सिंदूर भरकर कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहना कर चली गई। रागिनी आज आईने में खुद को देखने लगी। आज फिर से अपनी मांग में सिंदूर भरा देखकर उसे अच्छा लगा। शंकर काका भी दोपहर का खाना खाने घर आ गए। वो रागिनी को देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया, तुम्हारे लिए यही सही है और यहाँ तुम हमेशा खुश रहोगी। काश तुम्हारे मन में भी मालिक के लिए प्रेम जाग जाए। रागिनी ने सबके लिए खाना परोसकर सबको बुलाया। नारायण सिंह खाना खाने रसोई में पहुँचे और रागिनी का ऐसा रूप देखकर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए। शाम को माधुरी बर्तन मांजने आई। बिटिया, तुम्हारे लिए सही है और आज मांग में सिंदूर भरा आशीर्वाद दिया। रागिनी ने अब पूरा घर संभाल लिया। रागिनी ने उस बाड़ी को हरा भरा बना दिया था। फूलों के पौधे लगा दिए, गुलाब के पौधे और मिर्ची लगा दिया था। जो भी आता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। हर कोई बोलता, देखो, घर की शोभा तो औरतों से ही होती है। नारायण जी इतना सुनते ही खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा उदास रहते। शंकर काका और माधुरी चाहते हैं कि रागिनी और नारायण एक हो जाएं, उनके बीच की दूरियां मिट जाएं। अगर भगवान ने दोनों को जोड़ा है तो बीच में गांठ क्यों रह गई? ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। नारायण रागिनी को पसंद करने लगे और करे भी क्यों नहीं। रागिनी के आने से उनका घर घर जैसा लगने लगा था। ऐसे ही 2 माह बीत गए। एक दिन नारायण बोले, मेरे दोस्त की भतीजी की शादी का निमंत्रण है, हमें 2 दिन बाद निकलना है। जो भी तुम्हें सामान चाहिए सोनिया भाभी के साथ खरीद लाना और देने को कुछ उपहार भी ले आना। हमें आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा। परसों हमें निकलना होगा। रागिनी फिर तुनक कर बोली, ठीक है, मैं सब कर लूँगी। लेकिन शंकर काका का क्या होगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? नारायण बोले, आप चिंता ना करो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। रागिनी सोनिया से बोली, एक शादी में जाना है, लेकिन शंकर काका कहाँ खाना खाएंगे? सोनिया बोली, बस इतनी सी बात, वो सब मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करो, जाने की तैयारी करो। रागिनी और सोनिया ने मिलकर खरीदारी की। रागिनी तैयार होने लगी। माधुरी काकी बोली, मैं सोनिया को बुला कर लाती हूँ, तुम्हें अच्छे से तैयार कर देगी। सोनिया को आते हुए देख नारायण सिंह बोले, सोनिया भाभी, उनसे कहिए कि संदूक में जो गहने रखे हैं वो भी पहन ले। मैं कहूँगा तो नहीं पहनेगी, लेकिन आप कहेंगी तो आपकी बात ज़रूर मान लेगी। सोनिया ने कहा, ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें, मैं मना लूँगी। और कुछ कहना है तो बता दीजिए, मैं कह दूँगी। और मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। सोनिया ने तैयार किया। रागिनी खुद को दर्पण में देखकर शर्माने लगी। सोनिया बोली, लाओ तुम्हारे काला टीका लगा दूँ, कहीं नज़र ना लग जाए। वहाँ पर आप बहुत सुंदर दिख रही हो। बीच की मांग निकाल कर बड़ा सा जूड़ा, माथे पर मांग टीका, कानों में झुमके, हाथों में कांच की चूड़ियाँ और सीतारामी हार, गहरे हरे रंग की बनारसी साड़ी, हाथों में चूड़ियाँ, साथ में सोने के कंगन, कमर में कमरबंद और पैरों में पायल पहनकर वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी।
तभी राहुल बाहर आया और बाहर से नारायण सिंह का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। देखो माँ, आज कितनी सुंदर लग रही है, बोलो ना बाबा। नारायण जी तो रागिनी को देखते ही रह गए। इतने में राहुल फिर बोला, बोलो ना बाबा, मेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है ना। हाँ, तेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है। और इतना कहकर नारायण जी अंदर से बाहर आ गए। सोनिया ने नारायण जी के भावों को बहुत पहले से पढ़ लिया था। तांगे पर सामान चढ़ाया जा रहा था, बस अब निकलने ही वाले थे। बाहर आकर रागिनी ने सोनिया से कहा, बहन शंकर काका का ध्यान रखना। नारायण, राहुल और रागिनी तीनों मित्र की भतीजी की शादी में जाने के लिए तांगे पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में तांगा गांव की सीमा से बाहर आ गया। अब नजर आते तो कहीं खेतों में काम करते हुए लोग, नजर आ रही थी कई पेड़ों की घनी छाया। रागिनी का पल्लू भी बार बार गिर रहा था। ऊपर से उसने भारी भरकम गहने, इन सब की उसको आदत तो थी नहीं। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती, फिर दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराते इधर उधर देखने लग जाते। दोनों एक ही साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। तभी तांगे वाला बोला, ठाकुर साहब अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। अगर कोई कुआं दिखाई दे तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और तांगा भी खड़ा कर दूंगा। नारायण जी बोले, ठीक है जी, बिल्कुल, और कुछ जलपान की व्यवस्था कर लेंगे, भूख भी लगी होगी और अभी वहां पहुंचने में न जाने कितना समय लगे। तभी एक जगह दिखाई दी। नारायण सिंह जी को एक तांगे वाला खड़ा हुआ दिखाई दिया। तांगे वाले ने अपना तांगा वहीं रोक दिया। वो तो गांव के ही निकले। वो परिवार भी उसी शादी में जा रहा था, लेकिन उनको रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तो उन्होंने नारायण सिंह से कहा, हम चलेंगे, आप लोग विश्राम कीजिए। और इतना कहकर वे लोग चले गए। तांगे वाले ने तांगे में से बाल्टी निकाली। सभी ने हाथ पांव धोए, घोड़े को दाना पानी डाला और पानी पिलाया। रागिनी घर से पूड़ी सब्जी अचार लाई थी। सबने साथ में भोजन किया और थोड़ी देर बाद विश्राम करने के बाद अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। दोपहरी थोड़ी थोड़ी चढ़ आई थी। सूरज की गर्मी फेंक रहा था। रागिनी की गोदी में सर रखकर राहुल सो गया और अब रागिनी को भी बार बार झपकी आ रही थी। नारायण जी ने रागिनी को अपने कंधे का सहारा दिया ताकि रागिनी थोड़ी देर आराम से सो पाए। थोड़ी देर बाद रागिनी की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो नारायण सिंह के कंधे से टिकी हुई है। झटपट उसने अपने आप को हटाकर नारायण को घूर कर देखने लगी। नारायण सिंह जी मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगे। शाम होने वाली थी, आधा रास्ता पार हो चुका था। तभी रागिनी मोर को देखकर बोली, मुझे मोर देखना है। नारायण जी उसकी बाल सुलभ हरकत पर हंसने लगे। उनको हंसता देखकर रागिनी बोली, मुझे नहीं देखना कोई मोर, आप तांगे को आगे बढ़ाइए। नारायण जी बोले, नहीं नहीं, हम सब मोर देखकर ही जाएंगे। रागिनी मोर को देखकर बहुत खुश हुई। नारायण जी तो उसको एक टक निहार रहे थे। राहुल और रागिनी बहुत खुश थे। तांगे में बैठे और आगे चल दिए। दरवाजे पर पहुंचते ही रागिनी ने अपना घूंघट थोड़ा लंबा कर लिया। नारायण सिंह अपने दोस्त धर्मवीर के गले मिले और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए और रागिनी ने भी बड़ों के चरण छुए। धर्मवीर जी बोले, भाई नारायण, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं, ये सब कब हुआ? नारायण जी बोले, ये लंबी कहानी है, थोड़ा रुको फिर बताता हूँ। नारायण सिंह ने जलपान ग्रहण करते करते सारी कहानी कह सुनाई। धर्मवीर बोले, अच्छा तो ये सब अचानक हो गया। धर्मवीर बोले, अच्छा तो ये सब अचानक हो गया, लेकिन ये तो बताओ कि अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने स्वीकार कर लिया या नहीं? वो तुमसे प्रेम करने लगी है या नहीं? पता नहीं, इसका क्या मतलब है, हाँ या ना? अब तो मैं ना नहीं कहूँगा, बस वक्त का इंतजार है। रागिनी को देखकर अनुपमा बोली, भाई साहब ने दूसरा विवाह भी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। धर्मवीर की पत्नी अनुपमा ने रागिनी को ताना दिया। रागिनी कहने लगी, वो क्या है जीजी, सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला। रागिनी ने अपनी सफाई दी। तभी नारायण सिंह जी के गांव से आने वाले मेहमान, जिनका तांगा रास्ते में मिला था, उनकी पत्नी जानकी बोली, झूठ बोल रही हैं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। दरअसल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। राम जाने सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी को भी राहुल की माँ बना दो। तभी अनुपमा बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन,
बिना बात किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। ना जाने कोई किसी की क्या मजबूरी थी, भगवान ही जाने। ये दोनों ही गलत को गलत और सही को सही कह रही थी और इतना कहकर जानकी वहाँ से चली गई। खड़े खड़े रागिनी की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनुपमा बोली, चलो हटाओ ना बहन, क्यों मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। चलो अपना मुंह धोकर कपड़े बदल लो, इतने भारी कपड़ों में काम भी नहीं होगा। बारात के समय कल अच्छे से तैयार हो जाना, और इतना सुंदर सा चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता। जलपान के बाद सभी खाना खाने बैठे। आलू मटर की सब्जी, गोभी की तरकारी, बूंदी के लड्डू, चावल और रोटी था। पहले पुरुष और फिर महिलाओं की पंगल लगी। खाने के बाद सब फुर्सत में थे। तभी अनुपमा रागिनी सी बोली, चलो बहन बन्नी के मेहंदी तो लगा दो। रागिनी खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी अनुपमा की जेठानी बोली, कैसी बातें कर रही हो? उनकी दूसरी शादी है, ये मेरी बेटी को कैसे मेहंदी लगा सकती हैं? और बहुत कुछ अनाप शनाप बोलने लगी। रागिनी की आंखों में आंसू निकल पड़े। तभी रुक्मणी की जेठानी बोली, क्या गलत कहा मैंने? ना पंडित ना बाराती, ऐसी भी कहीं शादी होती है? ये सब बातें नारायण ने सुनी और बोले, मित्र धर्मवीर, जहाँ मेरी पत्नी का अपमान हो मैं वहाँ नहीं रह सकता और उनकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकता। और कहने लगे, क्षमा करें मित्र, मैं आपके हर कार्य में हमेशा तत्पर रहूँगा, पर अभी के लिए आज्ञा दीजिए। उन्होंने रागिनी से अंदर से सामान लाने को कहा और उसी समय धर्मवीर के साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और परिवार सहित तांगे पर बैठ गए। तांगे पर जा बैठे नारायण के प्रति रागिनी के मन में प्रेम के बीज अंकुर का रूप लेने लगे। प्रेम भी क्यों ना उपजे, जो उसके लिए जमाने में बोल सके, ऐसा इंसान उसको मिल गया। उसकी चाहत बढ़ने लगी। उसको समझ आने लगा कि नारायण की इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी जो उसको माफ़ ना किया जा सके। रागिनी सोचने लगी, ये उस दिन सब भावावेश में हो गया होगा। धर्मवीर का घर गुस्से में छोड़ तो दिया, लेकिन रात का समय और इतना लंबा सफ़र, ज्यों का ज्यों गांव छूटता जा रहा था तो डर भी बढ़ता जा रहा था। सभी डर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर रहे थे। भगवान का शुक्र था, उस दिन रात पूरे चांद की रोशनी धरती पर पड़ रही थी। लेकिन चाहे जो भी हो, रात तो रात होती है। बियावन जंगल में उल्लू की आवाज़ डरा रही थी, कहीं सियार की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। सुनसान रास्ता, और ऐसे में तांगा रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था। तभी अचानक झाड़ियों में से कुछ लुटेरे बाहर निकल आए। उन्होंने तांगे को चारों ओर से घेर लिया और नारायण से बोले, जो भी तुम्हारी जेब में रुपया पैसा है सब दे दो। नारायण ने अंगूठी, चैन और जो भी रुपए थे वो सब उनको दे दिए। तभी एक लुटेरा बोला, तांगे में जो जनानी बैठी है उसने भी जरूर गहने पहने होंगे। धमका कर बोले, अपने सारे गहने हमें दे दो, नहीं तो हम इसको मार देंगे। रागिनी एकदम तांगे से नीचे कूद आई और बोली, कृपया करके भाई इन्हें छोड़ दीजिए। डाकू बोला, तुमने हमें भाई कहा है। बहन बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम में से कोई एक तुम लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़कर आएगा, क्योंकि आगे भी और डाकू मिल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। राहुल तांगे में गहरी नींद में सो रहा था। बच्चा था ना, उसको कुछ पता ही नहीं चला। रात के 3 बजे तक सब घर पहुंच गए। रागिनी ने नारायण सिंह से पूछा, ऐसा भी क्या गुस्सा था कि आधी रात को ही शादी का घर छोड़ दिया? आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा। नारायण जी बोले, किसी का दिल जीतना था ताकि मैं किसी को राहुल की माँ कह सकूं। और तुम बताओ ना, तुम कैसे एकदम से अपनी जान की परवाह ना करते हुए तांगे से कूद आई? नारायण जी ने रागिनी को छेड़ते हुए कहा। रागिनी बोली, अभी तक दिल जीत नहीं पाए, किसी को मौका मिला है ताकि मैं भी किसी को राहुल के बाबा कह सकूं। तो बनोगी मेरे राहुल की माँ, करोगी एक बार सबके सामने मुझसे विवाह? नारायण सिंह ने रागिनी से पूछा और रागिनी शर्मा कर नारायण सिंह के गले लग गई। आज दोनों दिल एक दूसरे के हो गए और राहुल को सदा के लिए माँ का प्यार मिल गया। अब घर में सभी बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।